चलिए तो संसद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम संसद की बात करते हैं, तो संसद को जान लेते हैं कि संसद होती क्या है। आपने एक बिल्डिंग देखी होगी, कई बार न्यूज में आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि संसद में पेश किया गया किसान बिल, राज्यसभा ने किसान बिल पर जताई आपत्ति, लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश, लोकसभा में विशेषाधिकार हनन के मामले में पीठासीन अधिकारी ने किया 10 सदस्यों को निलंबित, दल बदल के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने 5 सदस्यों की सदस्यता को किया समाप्त। इस तरीके की खबरें सुनी होंगी आपने, लगातार सुनी होंगी, है ना। प्रधानमंत्री ने दिया संसद में भाषण, वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया बजट। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जरूर सुनी होंगी, और ये सारी की सारी संसद से रिलेटेड है। तो मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि संसद जो है वो हमारे देश का, हमारा विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे संसद में ही निर्धारित होते हैं। हम सरकार को 3 हिस्सों में बांटते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो संसद जो है इसी को ही हम बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर विधायिका क्या है। तो विधायिका जो है वो संसदीय है, और संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस चीज को समझना। ये हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मान करके चल रहा हूं, बहुत सारे नए दोस्त भी आए होंगे। तो ये तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद का अंग होते हैं। ठीक है, उसका एक भाग होते हैं। इन तीनों को मिलाकर के भारत की संसद बनती है। इसका रीजन ये है कि कोई भी काम किया जाता है तो राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति की अनुमति के माध्यम से वो चीजें स्वीकृत होती हैं। अब लोकसभा को और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा जो है ना, इसको बोला जाता है उच्च सदन। उच्च सदन का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ा सदन, ठीक है, ये एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। उच्च सदन, ऊपरी सदन इसको कहा जाता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां इसके पास नहीं होती हैं। लोकसभा जो है उसको हम बोलते हैं निचला सदन, निम्न सदन। लेकिन निम्न सदन का मतलब यहां पर ये मत समझ लेना कि वो पावरलेस है या उसमें कम शक्तियां हैं, कमजोर है, इसलिए उसको निम्न सदन बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो सदन है भारत के अंदर, तो लोकसभा ही है। यहां पर ही सरकार बनती है, यहां पर ही सरकार गिरती है। प्रमुख मुद्दों पर, हर चीज के मामलों में, अधिकतर मामलों में आप देखोगे लोकसभा ही प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। ठीक है, राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। बेसिकली इसका नाम इसीलिए पड़ा राज्यसभा कि 1954 में इनको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाने लगा। नहीं तो इससे पहले राज्यों की परिषद और लोगों की सभा, ये वर्ड यूज किया जाता था भारत के संविधान में। ठीक है, भारत की जब भी हम इनकी बात करते हैं संसद की, ये चीज जो बदलाव हुई 1954 के बाद से आप ये बदलाव देखने को मिलता है। लोकसभा के अंदर सभी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है। एक आम नागरिक, एक आम वोटर वोट डालता है, सांसद को चुनता है लोकसभा के, और वो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पूरे भारत के लोग जो हैं वो डायरेक्टली, सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनाव वहां पर निर्वाचित करके भेजते हैं। इसका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वहां पर उनके प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा जो है एक तरीके का राज्यों को और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि क्या क्या है, और इन सबको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का अंग नहीं है, हम देख लिए। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसद के जो दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक है ना, वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे दे। ठीक है, यानी कि साइन नहीं कर दे। इसलिए अब केवल इतना ही नहीं, रुको जरा, सब्र करो। राष्ट्रपति को संसद का अंग केवल इसीलिए नहीं माना जाता कि वो साइन करता है तो बिल कानून बनता है। इसके अलावा संसद से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी वो करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वो कार्य संभव नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दोनों सदनों की
का जो सत्र है उस सत्र को आहूत करना, सत्र बुलाना, और जब सत्र समाप्त होता है तो उसका सत्रावसान करना, यह कर बताना कि हाँ भाई अब ये सत्र समाप्त हो गया है, अब संसद की कोई बैठक नहीं होगी, अब नई बैठक जो है वो अगले सत्र में होंगी। तो सत्र आहूत करना यानी कि बुलाना और उसको समाप्त करना, ये दोनों कार्य जो हैं राष्ट्रपति के हैं, वो करते हैं। ठीक है, सत्र आहूत और सत्रावसान। इसके साथ साथ भारत की जो सरकार जहां पर बनती है यानी कि लोकसभा, उस लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ये इसको विघटित कर सकता है। विघटित करने की अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बस अभी हम ये जान रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कार्य करता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब समझिए, कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करके राष्ट्रपति का साइन करवाया जाता है, तो वो कानून बन जाता है। लेकिन क्या हो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में ना हो, उनकी बैठक ही ना हो रही हो, या लोकसभा की बैठक हो रही हो राज्यसभा की ना हो रही हो, या राज्यसभा की हो रही हो लोकसभा की सत्र में ना हो, तो ऐसे में कानून कैसे बनाओगे? मान लेते अभी अर्जेंट में बहुत जरूरी है, कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, उस समस्या से निपटने के लिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि संसद की सत्र आएगा, फिर उसमें बातचीत होगी, बिल पेश किया जाएगा, चर्चा विचर्चा की जाएगी, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन करने पहुंचेगा, तब जाकर के बनाएंगे। आपके लिए तो डेली रूटीन का काम करना जरूरी है और उसके लिए विधि कानून होना जरूरी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि जो संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयक हैं, जो कानून होते हैं, उन कानूनों के जैसी ही एक चीज जिसको बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, वो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जब तक कि संसद का सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता, वो अध्यादेश के तहत ही वो सारे के सारे कार्य जो है होते रहेंगे। ये चीज आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, ये जारी कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक उनको बुलाना, ठीक है, उसके नियम तय करना, ये सारे भी काम करता है।